हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 64 जो संघवाद की आपके राजनीति विज्ञान के चैप्टर संघवाद की पुनरावृत्ति है या रिवीजन है। इसमें 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। ये देखते हैं हम। जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं उनके बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। विधायी होता कानून बनाने संबंधी अधिकार जो होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती हैं, कानून बनाने का अधिकार है उनको। वो अधिकार उनके 3 सूचियों में बांटे गए हैं। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। पहली जो सूची है वो संघ सूची है। इसमें वो विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनके ऊपर पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाने की जरूरत है। वो विषय हैं प्रतिरक्षा, सारे देश की रक्षा भी जरूरी है। विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिनके ऊपर एक जैसे कानून बनाने की जरूरत है। और इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है और इसके ऊपर हमारे देश की केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और संघ सूची में वो विषय है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिसके लिए पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाने या नीतियां बनाने की जरूरत है। और ये इनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। दूसरा है राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे 5 है। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। कृषि खेतों को ही सिंचा जाता है, कृषि और सिंचाई लगा लो। व्यापार वाणिज्य एक जैसे और पुलिस जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं और इन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तीसरा है संवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार 8 विषय हैं। मतलब दोनों इसके ऊपर राज्य सरकारें भी इन विषयों पर कानून बना सकते हैं और केंद्र सरकारें। शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे वो विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों बना सकती हैं कानून। लेकिन किसी कानून पे दोनों के बीच में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन कीजिए। यह स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो स्थानीय सरकार के द्वारा आम लोगों की सरकार में भागीदारी संभव होती है। अगर अगर हम चाहें तो एक सरकार से भी देश चला सकते हैं, लेकिन पूरे देश के लोग मतलब सरकार के कामों में भागीदारी दे सकें और सारे देश का विकास एक जैसा हो सके, इसलिए हमने अपने देश को पहले राज्यों में बांटा है। फिर आगे राज्य के अंदर शहर और विलेज होते हैं, फिर उनको स्थानीय सरकार के रूप में, स्थानीय शासन के रूप में उनको भी अधिकार दिए गए हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के लोग भी सरकार के कामों में भागीदार बन सकें, इसलिए अब स्थानीय स्तर की सरकारें भी बनाई गई हैं। और पूरे देश का विकास करने के लिए और पूरे देश के लोगों को सरकार के कामों में भागीदार बनाने के लिए भी स्थानीय सरकारों का महत्व है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब ग्राम पंचायत के द्वारा शासन में हिस्सा लेते हैं तो फिर उनको प्रशिक्षण भी मिलता है नेता बनने का। भविष्य में वो देश के नेता भी बन सकते हैं। स्थानीय सरकार के द्वारा देश का एक समान विकास संभव हो पाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के कोई सरकारें ना बने तो हो सकता है, क्योंकि जिस जगह जो लोग रहते हैं उनको अपने एरिया की प्रॉब्लम्स पता होती हैं। तो अगर स्थानीय सरकारें ना हो तो देश का एक समान विकास ना हो पाए। स्थानीय सरकार के द्वारा विकास कार्य तेजी से तथा बेहतर हो जाते हैं। अगर राज्य सरकारों ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्र का वो देखना हो, विकास कार्य देखने हो, तो उसमें देरी हो सकती है। अगर जिस एरिया में जो लोग रह रहे हो वही अपने एरिया का विकास कार्य देख रहे हैं
तो क्या होता है, तो वो काम ज़्यादा बढ़िया भी होते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। इसलिए भी स्थानीय सरकारों का महत्व है। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार भी पर भी अंकुश लगता है। पहले ऐसा होता था कि अगर केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा भेजती थी, तो जितना पैसा भेजती थी उतना पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों या शहर के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन अब स्थानीय सरकारों के द्वारा ये भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया है और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और शहर के क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा पैसा भी मिलने लग गया है। अब देखते हैं कौन सा है। संघवाद से आप क्या समझते हो, ध्यान से स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसका आंसर भी। संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। इसमें भी पता है आपको, वो शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। वह शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और उनकी शक्तियां सबकी अलग अलग होती हैं। सारे तरीके की सरकारों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों की शक्तियां भी अलग अलग होती है। हमारे पहले दो स्तर की सरकार थी, लेकिन अब हमारे देश के अंदर तीन स्तर की सरकारें होंगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। और अब क्या है, अतः भारत एक संघीय देश है। जहाँ पर एक से ज्यादा सरकारें पाई जाती हैं वो संघीय देश कहलाता है। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संघों के सिद्धांत, हमारा जो देश का संविधान है उसमें संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमारे भारत की जो सरकार है वो संघ के जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। ये स्पष्ट करना है कि कैसे भारतीय संघ में वह सभी लक्षण है जो भारत को संघ बनाते हैं, और भारत हमारे देश के अंदर वो सारे मतलब लक्षण पाए जाते हैं जो एक संघीय देश या में होने चाहिए। तो एक तो क्या होता है, हमारे देश में संघ का मतलब होता है भारत में सरकार के दो से अधिक स्तर हैं। तो ये संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है जो भारत में भी पाई जाती है। सभी प्रकार की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये भी सही है। केंद्र सरकार भी, जैसे अगर दिल्ली सरकार लगा ली, जहाँ पंजाब की सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंजाब के ऊपर राज्य सरकार भी शासन कर रही है और केंद्र सरकार भी शासन कर रही है। तो सभी प्रकार की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, सही है। सभी प्रकार की सरकारों की शक्तियां अलग अलग होती हैं, ये भी सही है। संघ के सिद्धांतों के अनुसार सभी सरकारों की शक्तियां अलग अलग होती हैं। सभी प्रकार की सरकारों के आय के साधन भी अलग अलग होते हैं। जो सभी प्रकार की सरकारें होती हैं उनके इनकम के, फिर अगर उनको आय होती होगी तो वो अपने एरिया में काम कर, जैसे स्थानीय सरकारें, ग्राम पंचायत, अगर गांव में कोई काम करना विकास का, तो उनके पास पैसा होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र की सरकार, पंचायत के आय के साधन अलग है, राज्य सरकारों के आय के साधन अलग है और केंद्र सरकार के आय के साधन अलग हैं। भारतीय संघ में भी एकल न्याय व्यवस्था है। भारतीय संघ में भी एकल न्याय व्यवस्था है, लेकिन है तो हमारा पूरा देश एक ही है। कई राज्यों में बटे होने के बावजूद भी, लेकिन हमारा देश एक है। हमारे देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए देश को कई राज्यों की सरकारें बनाकर चलाया जा रहा है। बस जो दिशा निर्देश होते हैं वो केंद्र सरकार ही देती है, जो राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारें देती है स्थानीय सरकारों को। तो भारतीय संघ में भी एकल न्याय व्यवस्था है। तो ये सारे मतलब अलग अलग होके भी हम एक भारत देश है। और मेन जो मतलब हमारी केंद्र सरकार के जो मोटिव है जैसे भारत को चलाने का, वो हेल्प करती है। राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार की हेल्प करती है देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। है एकल शासन व्यवस्था, संघीय होते हुए भी एकल शासन व्यवस्था है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1990 से पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। वैसे हमारी बुक में नहीं दे रखा, तो 1947 से लेके 69 तक का जो समय है उसमें केंद्र तथा उसमें क्या था, केंद्र तथा राज्य दोनों कांग्रेस, जब हमारा देश में, क्योंकि हमारी देश की जो कांग्रेस है पार्टी है, उसने ही जो उसके नेता थे उन्होंने आज़ादी, देश को आज़ादी दिलवाने में लड़ाई लड़ी थी। तो जब हमारे देश 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। तो उस समय केंद्र में भी और राज्यों में भी जो सरकार होती थी वो कांग्रेस की होती थी, जिसके कारण देश के अंदर बेहतर तालमेल बना रहता था। केंद्र और राज्य संबंधों का विश्लेषण करना 1990 से पहले भी, 1990 से पहले तो 1947 और 69 होगा, और बाद में भी। तो 1969 तक जो केंद्र कांग्रेस है वो केंद्र में भी सरकार बनाती थी और राज्य में भी, जिसके कारण तालमेल, जब केंद्र में और राज्य सरकारों में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो तालमेल अच्छा होता है और विकास ज़्यादा होता है। तो 1947 से 1969 तक कांग्रेस की सरकारें थी पूरे देश में, इसलिए तालमेल अच्छा था। और द्वितीय चरण क्या था, 1969 से 90 तक का काल क्या था। इस काल के दौरान क्या हुआ, थोड़ी चेंज आई। केंद्र में तो कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन राज्य में जो प्रांतीय दल होते हैं उनकी सरकारें थी। इस दौरान केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। 1969 से 90 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्यों में प्रांतीय दलों की सरकार होने के कारण केंद्र और राज्यों में की सरकारों में तालमेल अच्छा नहीं बैठ पाया था, टकराव की स्थिति कई बार उत्पन्न हुई थी। और तृतीय क्या था, 1990 बाद का जो काल है ये गठबंधन का दौर है। आजकल क्या है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, इसलिए कई पार्टियों को मिलकर सरकारें बनानी पड़ती हैं। तो 1990 के बाद जो दौर है, ऐसी सरकारें बनती है जो कई पार्टियों में समझौता करके बनाती हैं। अब केंद्र सरकार में प्रांतीय दलों की भी भागीदारी थी। अब केंद्र सरकार में प्रांतीय दलों की भागीदारी, जिसके कारण आपसी संतुलन तालमेल बेहतर हुआ। तो जो मतलब जब मिली जुली सरकारें बनती है तो सारी पार्टियों के मेंबर शामिल होते हैं, तो जिसके कारण, जैसे कि कांग्रेस के टाइम में यूपीए संगठन था जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती थी। अब बीजेपी का है वो एनडीए का है, इसमें भी कई पार्टियों ने मिलकर देश को चला रही हैं, तो अब भी तालमेल बेहतर है। तो मतलब कि जब सारी पार्टियों के मेंबर मिलकर सरकार चला रहे हैं तो फिर उन सबको फायदा मिल रहा होता है, तो संतुलन बना रहता है। लेकिन ये वाले समय में संतुलन है, इस समय भी संतुलन था, इस समय भी, और इस समय राज्य और उसमें अलग अलग पार्टियों की सरकार होने के कारण असंतुलन था, टकराव। अगला क्वेश्चन है छठा, 1992 के संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। मतलब केंद्रीकरण तो हुआ था, दो मतलब राज्य और केंद्र सरकारों में कानून शक्तियों का बंटवारा हुआ था, लेकिन जो सही विकेंद्रीकरण है, सही तरीके से विकेंद्रीकरण करने के लिए 1992 में कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्ति प्रभाव, मतलब पहले जब हमने स्थानीय सरकारें बनाई थी तो उनके चुनाव भी नहीं होते थे समय पर, ना ही उनके पास कोई आमदनी के संसाधन होते थे। लेकिन 1992 में तीसरे स्तर की जो हमारी स्थानीय सरकार है उसको शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। मतलब संविधान में संशोधन किया गया था। मतलब तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में कुछ कुछ ना कुछ वो करा गया था, संविधान में चेंज की गई थी, संशोधन किए गए थे।
तो पहला क्या था, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता थी। मतलब पहले तो कुछ चुनाव होते, टाइम पे नहीं चुनाव होते थे, फिक्स टाइम पे नहीं चुनाव होते थे, लेकिन अब संशोधन करके संविधान में 1992 में जो ये स्थानीय स्वशासी निकाय हैं उनके चुनाव, जैसे पंचायतों के और नगर निगम और नगर पालिकाओं के, अब कानून मतलब कानूनी तौर पे संविधान में मतलब वो कर दिया, पक्का कर दिया कि उनके समय पर चुनाव होंगे। पंचायत और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव पहले समय पर फिक्स टाइम पर नहीं होते थे, लेकिन 1992 में संविधान में संशोधन करके इनके स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित मतलब ये लोकतंत्र में ये होता है कि पूरे देश के लोगों की सरकार के कामों में भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। तो जो हमारे निर्वाचित स्वशासी निकाय हैं, जिनके पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम है, उनके जो उनमें जो लोग काम करते हैं उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित करेगी, ताकि कोई मतलब अल्पसंख्यक समुदाय कहीं ऐसे ना हो कि वो सरकार के कामों में अपनी भागीदारी ना पा सके। इसको सारे देश के लोगों की भागीदारी सरकार के कामों में सुनिश्चित करने के लिए जो निर्वाचित स्वशासी निकाय के सदस्य होते हैं, जब पदाधिकारी होती है, उनमें कुछ सीटें रख दी गई ये 3 जातियों के लोगों के लिए कम से कम है। और महिलाओं को भी पहले ज़्यादा भागीदार नहीं बनाया जाता था, लेकिन स्थानीय स्तर की सरकारें हैं उसमें महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित करी गई। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए वो भी चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। मतलब कि राज्य के अंदर पंचायत और नगर पालिका होती है। पंचायत होती है ग्रामीण क्षेत्र में, नगर पालिका होती है शहरों में। इन दोनों के चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, ताकि इनमें स्वतंत्र और निष्पक्ष इनके चुनाव हो सके। ये क्या था, राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो चुनाव है वो टाइम पे हो सके। राज्य के अंदर राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था का गठन इसलिए किया गया ताकि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव टाइम और सही तरीके से हो सके। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को, स्थानीय सरकारों को क्या बोलते हैं, ऊपर भी बार बार यही बोला जाता है, स्थानीय स्वशासित निकाय। राज्य सरकारों को अपने राजस्व, जैसे केंद्र राज्य को देता है और राज्य को स्थानीय सरकारों को देना पड़ता है। राज्य सरकारों का अपने राजस्व यानी कि जो पैसा इकट्ठा होता है और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग, किसी राज्य में लोग ज़्यादा भागीदारी करते हैं और कुछ राज्य में कम। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। बस हमने तो ये कदम है, एक तो उनके चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का वो कर दिया गया गठन, एक उनके चुनाव नियमित रूप से करवाने अनिवार्य कर दिए गए, महिलाओं की सीटें आरक्षित करी गई पंचायतों और नगर निगम के जो भी पद है वहाँ पर, और अनुसूचित जातियों, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण दिया गया ताकि वो भी इसमें हिस्सेदार बन सकें। और जो राजस्व और अधिकार राज्य के पास है, राज्य सरकारों को उनमें से राजस्व और अपने अधिकारों में से कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को भी देना पड़ता है।
इस तरीके से सत्ता में भागीदार की प्रकृति और सत्ता में भागीदारी पाने की जो प्रकृति है वो हर राज्य में अलग अलग है। भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया? देखते हैं अभी। भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में कैसे किया गया? हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को भी किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त की अन्य भाषाएं। भारत के हिंदी को राजभाषा दिया गया है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में 21 भाषाओं को मान्यता दी गई। हमारे संविधान में 22 भाषाएं को मान्यता मिली है। राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएं हैं और हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग राजकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हमारे देश में मतलब जो राज्य जिस भी भाषा का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें उसको सुविधा है, हमारे संविधान ने उसको वो सुविधा दी है। मतलब हमारे देश के अंदर हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है और हर राज्य की अपनी राजकीय भाषा है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी कर सकते हैं राज्य अपने कामकाज के लिए। और आज़ादी के बाद त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया। हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा को पढ़ना भी अनिवार्य है। भारत के अंदर त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया जिसके तहत सारे राज्यों में हिंदी अंग्रेजी और के अलावा जो स्थानीय भाषा उसको पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है? गठबंधन सरकार पता जब 2002 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जब 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एनडीए की गठबंधन सरकार अब देश में सत्तारूढ़ है। जैसे क्या बीजेपी की सरकार एनडीए की गठबंधन है। ये कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई हुई है। और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो यूपीए का गठबंधन था जिसमें नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम जो दल मिलकर सरकार बनाते हैं वो एक साझा कार्यक्रम बनाते हैं जिससे मतलब सबको फायदा मिल सके और सरकार को उसी कार्यक्रम के द्वारा चलाया जाता है। मतलब जो राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं पहले वो एक अपना प्लानिंग बना लेते हैं कि ऐसे 5 साल चलेंगे, कौन नेता बनेगा, कौन मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कौन सा विभाग लेगा, वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम बना लिया जाता है और सरकार को उसी कार्यक्रम के द्वारा चलाया जाता है। इसमें सभी दलों की मांगों तथा इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। जो दल मिलकर बनाते हैं उनकी मांगों और इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार उस सरकार में सभी दलों की जिम्मेवारी भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली की किसी 2 उपलब्धियों और किसी 2 चुनौतियों में जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज प्रणाली हमने शुरू करी है उसकी 2 उपलब्धियां बतानी है और उसकी 2 चुनौतियां। तो उसकी उपलब्धियां क्या है? आम लोगों की सरकार में भागीदारी बढ़ी है क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोग वोट वगैरह में भाग नहीं लेते थे, लेकिन अब स्थानीय स्तर की सरकारें बना के जो पंचायतों की के लिए वोट चुनाव होते तो उस टाइम सारे लोग वोट डालते हैं और भागीदार बनते हैं सरकार के कामों में। इससे स्थानीय विकास की में प्रगति हुई तथा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। पहले क्या होता था जब राज्य सरकारें काम करवाती थी विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र और शहर में तो उतना विकास नहीं हो पाता था, लेकिन अब जब से स्थानीय सरकार बनी है तो विकास ज़्यादा भी हुआ है
और पहले राज्य से ग्रामीण क्षेत्र तक पैसा पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता था, कम मिल पाता था उनको, जिनको जिनको दिया जाए, जितना पैसा दिया जाता था उतना ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में नहीं पहुंचा जाता पाता था। लेकिन स्थानीय सरकार बनने के बाद ये पैसा पूरा पहुंच गया है और इसलिए भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है स्थानीय सरकारों के लिए। चुनौती है कि स्थानीय सरकार को कम शक्तियां प्राप्त है, मतलब ज़्यादा शक्तियां नहीं दी गई, और धन और उनके पास ज़्यादा धन के सोर्स भी नहीं है, धन अभाव की भी समस्या है। शक्तियां भी कम दी गई है केंद्र सरकार को, और धन के जो पैसे इकट्ठे करने के जो स्रोत है वो भी कम दिए गए हैं। हिंदी को बढ़ावा देना भारत की आधिकारिक नीति है, वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, देश की आजादी के बाद पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक भाषा की जरूरत महसूस है। पूरे आजादी के बाद पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की जरूरत महसूस हुई। अगर देश के सारे लोग एक ही भाषा बोलेंगे तो वो एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट हो सकेंगे, ज़्यादा मतलब वो क्लोज आ सकेंगे जब एक दूसरे की भाषा को समझेंगे। तो 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी भाषा को राजभाषा चुन लिया था, भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि जब तक हिंदी का पूर्ण रूप से विकास नहीं, मतलब हमने देश को में एकता लाने के लिए एक भाषा की जरूरत महसूस हुई अंग्रेज आज़ादी के बाद। फिर हमने हिंदी को राजभाषा घोषित किया 14 सितंबर 1949 में, और सरकार ने तय किया कि जब तक हिंदी का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी भाषा को भी हम जारी रखेंगे। तब से अब तक हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति रही है। मतलब हमारे देश का विकास करके जब पूरा विकास हो जाए हिंदी का, तो हमने अपनी मतलब फिर हम अंग्रेजी को हटा देंगे। तो तब से जब से हमने सोचा है कि जब तक इसका पूरा विकास नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी नहीं हटाएंगे। तो इसके विकास के तो उस टाइम से ही हमारी हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति रही है। इसी नीति का परिणाम है कि देश के हर कोने में हिंदी बोलने तथा समझने वाले, मतलब हमारी नीति है कि हमने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है, जिसके कारण भारत के हर कोने में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग रहते हैं। अब देखते हैं जो पैराग्राफ में से क्वेश्चन आए हैं। तो संघवाद, पहला क्वेश्चन, अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित कीजिए। ये तो पता ही है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है और उनमें शक्तियों का बंटवारा होता है। नंबर 2, सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हो? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का एक ही स्तर होता है उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। भारतीय संघीय सरकार का कौन सा रूप है? तो हमारे साथ जोड़ कर रखना या होल्डिंग टुगेदर। जब संघ बनता है तो दो तरीके का संघ बनता है। एक कोई बड़ा देश होता है जैसे भारत है और स्पेन है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन देशों को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश को कई राज्यों और आगे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में बांटा जाता है। अगर कोई बड़ा देश हो तो वो अपने देश को ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देश को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार छोटे छोटे, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ पर क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो स्वतंत्र देश थे उन्होंने मिलकर एक देश बना लिया, तो वो होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो हमारा क्या है, स्पेन और भारत का क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। स्पेन और भारत बड़े देश हैं, इन्होंने अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश को राज्य में बांटा है। आगे चौथा है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के में बताया गया। हमें संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर होते हैं और शक्तियों का बंटवारा होता है। और संघात्मक शासन प्रणाली के बिल्कुल एकदम उल्ट क्या होता है, एकात्मक शासन प्रणाली, जिसमें एक स्तर की सरकार होती है,
और एकात्मक शासन प्रणाली उन देशों में चलती है जिन देशों का आकार छोटा होता है। आज की वर्कशीट लेंथी है, आप लोग वही ढंग से समय लेना और इन क्वेश्चनों के आंसर भी अच्छी तरीके से लर्न करना, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में उतारना अपनी कॉपी के अंदर।